Hello everyone. Variable mass system is the last topic on ongoing chapter जिसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोलिजन पढ़ रहे हैं. सो वेरिएबल मास सिस्टम मींस एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके इनसाइड का मास वैरी करेगा. अभी तक आपने एग्जांपल्स जो देखे उस पे जो भी हम लोग सिस्टम कंसिडर करते थे सो उसके इनसाइड का मास कांस्टेंट रहता था. अब उसके इनसाइड का मास बदलेगा. एग्जांपल के तौर पर कि सपोज कर लीजिए अपने पास ये चेन है और ये चेन कंटिन्यूसली इस स्टेट से छोड़ा जाता है और कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है. तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप वॉच करोगे तो कुछ इस तरह से वॉच कर सकते हो. कुछ पोर्शन यहाँ पर आ गया होगा. नो सिस्टम एक ऐसी स्टोरी है कि आप किसी को अपना सिस्टम बना सकते हो, चाहे वो आर्बिट्री बाउंड्रीज हों, इमेजिनरी बाउंड्रीज हों या फिर वो रियल बाउंड्रीज हों. सो अगर आपका इंटरेस्ट ये है कि आपको वो मास देखना है कि जो ग्राउंड पर आता है, तो अगर आप इतने पोर्शन को अपना सिस्टम मानना चाहते हो, दैट मीन्स यू वांट टू टेक अ सिस्टम ऑफ चेन बट नॉट ऑफ द इंटायर चेन, ओनली दैट पोर्शन विच इज ऑन द ग्राउंड. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, राइट. तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो क्या ये जो सिस्टम है इसका मास, अगर लेट्स से इसका मास हम पकड़ते हैं m और लेट्स से टोटल मास कैपिटल M था, तो ये जो सिस्टम का मास है क्या ये मास कांस्टेंट है या वैरी कर रहा है. तो आप देखोगे जैसे टाइम पास करेगा ये किसी एक इंस्टेंट की स्टोरी होगी. जैसे ये t इक्वल टू 0 की है तो ये किसी एक इस पर्टिकुलर टाइम t की स्टोरी रही होगी. उसके जस्ट बाद आप देखोगे कि इसका मास बढ़ जाएगा क्योंकि कुछ और चेन उसके अंदर आ जाएगी, सिस्टम के अंदर आ जाएगी, क्योंकि आपकी बाउंड्री में वो पॉइंट इन्वॉल्व है जो ग्राउंड से टच करती है चेन. उससे अगर इस टाइम से पहले अगर आप वॉच किया होगा तो उसके पास जो मास रहा होगा वो कम रहा होगा. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे मास की वैल्यू इंक्रीज कर रही है. कौन से मास की? जो हमारे सिस्टम के अंदर है. और इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसका जो dm/dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज पॉजिटिव. नाउ ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं. और सिस्टम हमने प्री डिसाइड कर रखा है कि सिस्टम इज द दैट मास ऑफ द चेन विच इज ऑन द ग्राउंड. ना स्टोरी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी अगर हम ऊपर वाले पोर्शन को सिस्टम लेते हैं. तो अगर हमने ऊपर वाले पोर्शन को सिस्टम लिया तो आप पाओगे कि उसका मास डिक्रीज करेगा टाइम के साथ और उसके लिए dm/dt कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा. सो डिपेंड करता है कि किस वाले पोर्शन को हम लोग रीड कर रहे हैं और किस वाले पोर्शन पे हमको इक्वेशंस लगानी है. तो इसलिए वो सिस्टम वर्ड अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. तो पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे किस सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. हाँ, वेरिएबल इस केस में अगर हम सपोज कर लीजिए ऊपर वाला पोर्शन लेते हैं जो कि ग्राउंड को टच नहीं किया अभी तक, उस पोर्शन ऑफ चेन को लेते हैं, तो वो भी एक वेरिएबल मास सिस्टम है. उसका मास डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, जबकि ग्राउंड वाले चेन का मास बढ़ रहा है टाइम के साथ. सो इस तरह से हम पहले डिस्टिंग्विश करेंगे विच पार्ट इज अवर सिस्टम. एंड कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा पार्ट अवर सिस्टम है, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या डिमांड करना चाह रहा है. अगर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहेगा तो इसको सिस्टम मानेंगे. इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहेगा तो अपर पार्ट को मानेंगे. कंप्लीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा तो कंप्लीट चेन को भी हम अपना सिस्टम मान लेते हैं. हाँ, अगर हमने कंप्लीट चेन को सिस्टम एज्यूम किया तो कंप्लीट चेन का मास नहीं बदलेगा, तो फिर वो वेरिएबल मास कैटेगरी में नहीं रहेगा. और ये दो पार्ट्स सब पार्ट्स हैं या फिर सब पार्ट्स हैं जिसको आप सिस्टम मानते हो, तो फिर वो वेरिएबल हो जाते हैं. सो जो वेरिएबल मास सिस्टम होता है तो अपने को करना क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट बात कर लेते हैं. आपको याद होगा कि सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो ऐसा पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू dp/dt. और ये p का मतलब होता है मोमेंटम और t टाइम f फोर्स. और ये जो फोर्स होता है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी भी सिस्टम में. तो इसका मीनिंग होता है कि अगर किसी सिस्टम का हम एक्सटर्नल फोर्स निकालना चाहें तो उसके लीनियर मोमेंटम को किसी इंस्टेंट पर निकालेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलता है. लेट्स से कि जो सिस्टम आपने लिया उसके लिए मोमेंटम हम लिखें तो मास, उस सिस्टम का मास इनटू वेलोसिटी उस मोमेंट पर सिस्टम की वेलोसिटी के बराबर है. सो इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी भी इस तरह से सॉल्व किया हुआ है. सो ये बनेगा d/dt एंड दिस इज गोइंग टू बी m इंटू वी. ना यहाँ पर दो पैरामीटर्स हैं, मास और वेलोसिटी. मास भी चेंज कर रहा है क्योंकि वेरिएबल मास सिस्टम है, या फिर कर सकता है वेलोसिटी भी चेंज कर सकती है. तो इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करते हैं. एज पर द डिफरेंशिएशन रूल ऑफ प्रोडक्ट यू नो कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं.
और इनफैक्ट आपको इस फॉर्म में याद भी रहता है कि एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम पे जो एक्ट कर रहा होता है वो होता है एम डी वी बाई डी टी, द रेट एट विच द वेलोसिटी इज चेंजिंग प्लस वेलोसिटी एट दैट मोमेंट dm by dt, रेट एट विच द मास इज चेंजिंग। ये इक्वेशन हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में लिखा भी था और अब हम उसी का एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं। इससे पहले क्या था कि हम लोग मास को कांस्टेंट मानते थे, तो सिर्फ मास कांस्टेंट मानते थे तो ये टर्म जीरो रहता था। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स वाज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है। सो फुल वर्जन ये होता है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। इसी इक्वेशन को अगर हम चाहें तो रीराइट कर लेते हैं, और ये अपने को वेरिएबल मास को यूज भी कर रहा है। सो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो अपने को ऐसा लिखा जाए, हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा सिस्टम में, प्लस इस टर्म को हम लोग इस साइड लेके आ जाते हैं। सो दिस विल बिकम माइनस वी डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी। उस डी वी बाई डी टी को आप चाहो तो ए लिख सकते हो। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में इक्वेशन को हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद इसके एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ व्हाट इज दिस एफ एक्सटर्नल? जो भी आपने सिस्टम चूज किया है उस सिस्टम के लिए कितना एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है वो देखने का। एक्सटर्नल फोर्स, जैसे अगर आपने ये सिस्टम चूज किया होगा तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स में एक एम जी नीचे लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेज वी हैव टॉक्ड अबाउट। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हमने को इसका एक्सेलरेशन निकालना है या कुछ और कैलकुलेशन करनी है तो अपने को एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा फोर्स है। अगर ये एक्स्ट्रा फोर्स निकाल दिया तो टोटल जो फोर्स होगा वो अपने को नेट फोर्स पता चल जाएगा सिस्टम में। सो वेरिएबल मास सिस्टम में आपको अगर कभी नेट फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्सेस को हम एज सच लिखेंगे जैसा कि पहले लिखते रहे। साथ ही साथ एक फोर्स और अप्लाई करेंगे, एंड दैट फोर्स इज कमिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन मास। सो वेरिएबल मास सिस्टम की वजह से एक ये फोर्स आएगा। इस फोर्स को हम अपथ्रस्ट फोर्स या थ्रस्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। तो लेट्स इसको हम टी लिख देते हैं, टी फॉर थ्रस्ट। सो एक थ्रस्ट फोर्स एक्स्ट्रा लगाना होता है, थ्रस्ट फोर्स, और उस थ्रस्ट फोर्स को हम एफ टी नाम दे दे रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक कि जब हम लोगों ने स्यूडो फोर्स पढ़ा था, यू रिमेंबर। सो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है तो एक्सटर्नल फोर्सेस को तो हम लोग लिखते हैं, ये लिखते हैं, साथ ही साथ एक और फोर्स एक्ट लिखा करते थे जिसको हम लोग स्यूडो फोर्स कहते थे, फिर मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर करते थे। एग्जैक्टली सिमिलर फैशन पे जब कभी वेरिएबल मास सिस्टम रहेगा तो अपने को ये एक्स्ट्रा फोर्स लगाने का, और इसके साथ टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस को लिखने का, ये दोनों मिलाकर के नेट फोर्स मिल जाएगा। और अपना इक्वेशन जो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है उस फॉर्म में अभी भी लिख सकते हैं। सो अब आपको ये समझना है कि ये जो थ्रस्ट फोर्स है एफ टी जिसका नाम दिया गया है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। एक बार मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चल गए किसी भी फोर्स के बारे में, देन वी कैन यूज इट एज एनी अदर फोर्स, और एफ में उसको ड्रॉ कर सकते हैं, and then we can use in the equation. So let me write कि ये फोर्स क्या होगा, एफ टी फोर्स। उसके टर्म्स क्या है, एफ टी को हम लिखेंगे माइनस वी आर, अच्छा वी आर को अलग कर लेते हैं, माइनस वी डी एम बाई डी टी। इतना तो अपने को समझ में आ रहा है। डी एम बाई डी टी क्या है ये भी समझ में आ रहा है, वी क्या है इसके बारे में समझते हैं। एफ टी है थ्रस्ट फोर्स, यहाँ पे वी पे हम आर लगा देते हैं। आर का मतलब रिलेटिव। सो रिलेटिव वेलोसिटी होती है v r. So let me write here, vr is relative velocity of dm mass with respect to system. तो आपने जो सिस्टम चूज किया है या तो उस पर मास आ रहा होगा या उससे मास जा रहा होगा, और किस रिलेटिव वेलोसिटी से आ रहा है या जा रहा है उसको अपने को रीड करना होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पिक्चर बनाऊं, लेट्स से ये अपना सिस्टम था, सिस्टम के पास भी कुछ वेलोसिटी रही होगी, इसलिए हम रिलेटिव के लिए अपने ऑब्जर्वर को सिस्टम पे रखेंगे। और इस सिस्टम का मास m था और इस पे डीएम मास का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ। लेट्स से डीएम मास इस पर आकर के मिलता है, तो अगर डीएम मास आ रहा है
इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में वी आर वेलोसिटी से माइंडेड। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है। अगर आपको सिस्टम की वेलोसिटी भी दी जाएगी या डीएम की वेलोसिटी भी दी जाएगी तो हम रिलेटिव पहले कैलकुलेट करेंगे। सो विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम अगर ये वी आर वेलोसिटी से आ रहा है डीएम मास, ये छोटा सा कोई मास जो इससे मिलने वाला है, तो उस वेलोसिटी वी आर को हम यूज करते हैं। सो वी आर इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम दैट यू हैव ऑप्टेड। ओके, अच्छा डीएम क्या है? जो एडिशनल मास आ रहा है डीटी टाइम में ये डीएम मास इससे मिल जाएगा, तो डीएम बाई डी को फिर हम एक नाम भी दे सकते हैं। और अगर ये कंटिन्यूसली आ रहा है तो कंटिन्यूसली के लिए इसको हम मास फ्लो रेट भी बोलते हैं डीएम बाई डी को। सो रेट ऑफ मास चेंज तो बोल ही सकते हैं इसको, रेट ऑफ मास चेंज। ना मास चेंज दो तरह से हो सकता है, या तो मास इंक्रीज कर सकता है या तो मास डिक्रीज कर सकता है। जैसे इस कंडीशन में मास इंक्रीज कर जाएगा, और अगर दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं जिसमें वो मास डिक्रीज करेगा, तो डीएम ये वी आर उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ रही होगी। लेट्स से अपने पास एक सिस्टम है, ये इसका दूसरा वर्जन है, आपका ऑब्जर्वर यहीं पर रहेगा, इसके पास मास एम है और ये छोटा सा मास डीएम इससे डिटैच हुआ है और वो इधर जा रहा है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो अपना जो इंटायर फोकस है वो सिस्टम पर है, इस डीएम पर नहीं। और ये जो फोर्स लग रहा है एफ टी, वो किस पर फोर्स लग रहा है? सिस्टम के फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें जो वी आर है वो अपने को समझ में आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम। और डीएम बाई डी टी भी अपने को समझ में आ गया, डीएम बाई डी टी रेट ऑफ मास चेंज है। फर्स्ट केस में मास इंक्रीज कर रहा है और सेकेंड केस में मास डिक्रीज कर रहा है। तो अब अपने को ये देखना है कि अगर मास इंक्रीज करेगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा एफ टी, और मास से अगर डिक्रीज कर रहा है तो किस डायरेक्शन में करेगा। तो उसके लिए अपने को क्या करने का कि अगर मास इंक्रीज कर रहा है, फर्स्ट केस मास इंक्रीज कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन पे इस पे फोर्स लगेगा सिस्टम पर। तो दिस एफ टी विल बी एक्टिंग ऑन द सिस्टम इन दिस मैनर इफ द मास इज बीइंग एडेड अप ऑन दैट सिस्टम। और अगर ये मास डिटैच हो रहा है, अगर ये मास डिटैच हो रहा है तो भी इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा सिस्टम पे, और ये एफ टी का फोर्स रहा होगा। तो उसको याद कैसे रखने का? याद इस तरह से रखने का कि अगर उसका मास इंक्रीज कर रहा है, सिस्टम का मास इंक्रीज करेगा फ्यूचर में, तो थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन वही आएगा जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन थी। और अगर किसी सिस्टम से मास डिटैच हो रहा है तो डिटैच होने के बाद जो सिस्टम पर थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो रिलेटिव वेलोसिटी के अगेंस्ट लगेगा, रिलेटिव वेलोसिटी के अगेंस्ट लगेगा। दैट्स हाउ यू कैन डिसाइड द डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड करेंगे? मैग्नीट्यूड के लिए आप पूरा मॉड लगा लीजिए, मॉड वैल्यू ऑफ माइनस वी आर डी एम बाई डी टी, सो दैट बिकम्स द मैग्नीट्यूड। सो वंस यू हैव रिटन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फिर इसके बाद आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। डायरेक्शन के बारे में मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ और कॉमन सेंस भी दिखा देता हूँ। जैसे ये डीएम मास अभी बाहर से आया है, बाहर से आया है तो इस पर कोलाइड करेगा, कोलाइड करेगा तो जाहिर सी बात है कि इस पर फोर्स इधर लगाएगा, आगे की तरफ लगाएगा, इम्पल्सन फोर्स लगाएगा, उसी की वजह से ये एफ टी आएगा। नो, इस केस में क्या हुआ होगा? पहले ये डीएम मास इसके अंदर था, सिंस ये इसके इनसाइड में था और ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से ब्लास्ट हुआ, तो जब ये जो फोर्स बाहर निकला तो इसका मतलब ये डीएम को बाहर पुश करने के लिए सिस्टम ने इधर एक फोर्स लगाया होगा, तभी तो ये बाहर निकला होगा। और इसको बाहर लगाने के लिए जो फोर्स इसने सिस्टम ने लगाया उतना ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट सिस्टम पर भी लगेगा, इसलिए एफ टी की डायरेक्शन सिस्टम पर वी आर के अगेंस्ट आएगी। तो और सिंस अपना फोकस किस पे था? फोर्स ऑन द सिस्टम, इसलिए इन बोथ केसेस आप पाओगे कि जो फोर्स ऑन द सिस्टम है वो इस तरह से लग रहा है। दैट मीन्स एडिशन केस में वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और मास रिडक्शन केस में रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि अपने लिए जो पैरामीटर यूज हो रहा है वो रिलेटिव वेलोसिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर एज अ मैग्नीट्यूड एंड एज अ डायरेक्शन। इफ वी रिमेंबर दिस, सो वी कैन हैंडल द वेरिएबल मास सिस्टम, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स काउंट करना अपने को आता है, और ये फोर्स एडिशनल हम लोग ऐड कर देंगे तो m इंटू ए के बराबर आ जाएगा। देन वी कैन सॉल्व द सिस्टम, वी कैन गेट अवर आंसर। ओके, हम बेस्ड ऑन दिस एक्सप्लेनेशन अभी एक एग्जांपल पिक करते हैं जिससे आपको ये पॉइंट और भी क्लियर हो जाएगा। सो हियर इज द क्वेश्चन,
It says a uniform chain. So first of all we have a uniform chain. Total mass is given as a m, so that is the total mass. एक मिनट, इस टोटल मास को हम लोग कैपिटल एम से इंडिकेट कर देते हैं, सो दैट कि अगर अपने को वेरिएबल मास लेना होगा तो उसको स्मॉल एम ले सकते हैं. सो लेट्स, इसका टोटल मास कैपिटल एम है. ओके, एंड इट हैज़ बीन रिलीज एट इक्वल टू 0. सो ये सिचुएशन दिखाया गया टी इक्वल टू 0 पे. जब इसको आप रिलीज करते हो, ये दिस इज जस्ट टचिंग द ग्राउंड, और आप यहाँ इस कंडीशन से छोड़ देते हो. फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चेन ऑन द ग्राउंड. सो ग्राउंड पर फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा चेन, वो अपने को बताना है. कब? व्हेन इट हैज़ फॉलन बाय हाफ ऑफ इट्स लेंथ. तो जब ये हाफ लेंथ से फॉल करेगा उस मोमेंट की बात करनी है. तो अपने को सॉल्व करना है, केवल हाफ के लिए नहीं, अब किसी भी लेंथ फॉल करने पे कितना फोर्स लगाएगा वो अपने को पता कर सकते हैं हम लोग. सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इज दिस कि अपने को पहले तो ये देखना होगा कि ये टी इक्वल टू 0 के सिनेरियो है, और किसी भी टी टाइम के बाद ये कितना फॉल करता है वो देखते हैं. तो एट टी इक्वल टू कोई भी जनरल टाइम टी में कुछ ऐसा पोर्शन आ जाएगा. सो यू विल फाइंड कि कम सर्टेन पोर्शन विल बी देयर, सर्टेन पोर्शन विल बी देयर. वो हीप भी बना सकता है, मैंने इस तरह से दिखा दिया सो दैट वी कैन मेजर द लेंथ प्रॉपरली. लेट्स से कि ये जो जितना अमाउंट ग्राउंड पर आया है वो x लेंथ है, टोटल मास इसका m दिया गया है, और टोटल लेंथ एज्यूम कर लेते हैं कि l है. सो x अमाउंट ऑफ लेंथ ग्राउंड पर आ गया है. अच्छा, ये जो x अमाउंट अभी जो ग्राउंड पर आया वो कभी ना कभी ऊपर रहा होगा. तो जो इनिशियल कंडीशन पे देखते हैं कि अगर यहाँ से हम x डिस्टेंस ऊपर जाएं, सो यहाँ पर एक छोटा सा सैंपल कंसीडर करेंगे dx लेंथ का. कैन वी से कि जब ये x फॉल कर चुका है तो वो dx यहाँ पर आया होगा, ये dx वाला पार्ट, और इसके मास को हम लोग dm पकड़ लेते हैं. तो ये जो dm मास का है इसके पास कुछ वेलोसिटी रही होगी नीचे की तरफ dm मास के पास, और ये dm मास हिट कर रहा होगा ग्राउंड को. और अदरवाइज अपने लॉजिक से जाना चाहें तो ये अपना सिस्टम है, उस सिस्टम में ये df एंट्री ले रहा है, यानी मास इंक्रीज कर रहा है. और जो अपना सिस्टम का मास है, ये अपना सिस्टम है. लेट मी क्लेरिफाई द वे वी हैव डिस्कस्ड कि ये सिस्टम अपना है, इस पर ये डीएम और एक्स्ट्रा मास अपने पास आने वाला है किसी भी लेटर टाइम पर. तो जो मास आने वाला है इसके रिस्पेक्ट में किया, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी ये v के बराबर हो जाएगी. कैन वी से जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो v के इक्वल हो जाएगी, वट एवर द वी आर शोइंग देयर. क्योंकि सिस्टम अपना रेस्ट पर है, तो वट एवर द मास इज कमिंग दैट विल बी बिकम द वेलोसिटी. मोर ओवर इस सिस्टम पर जो लगने वाला फोर्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं. अपार्ट फ्रॉम अदर फोर्सेस एक थ्रस्ट फोर्स भी लगेगा. थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन जब मास ऐड हो रहा होता है तो थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है. इसका मतलब है कि इस पर जो सिस्टम हमने चूज़ किया उस पर एक फोर्स, ये जो मास आ रहा उसकी वजह से इधर लगाने का, और ये फोर्स कितना आएगा इसको Ft बोल सकते हैं. सो एक Ft का मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ अपने को लगाना है, और बाकी क्या फोर्सेस होंगे वो आप देख सकते हैं. इसका अपना खुद का mg फोर्स लग रहा होगा जो इस मोमेंट पर मास आया होगा. लेट्स एज्यूम कि ये जो मास है वो m बन गया है, टोटल मास कैपिटल m है, और इस पर एक और फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा जो होगा नॉर्मल रिएक्शन. अपने को जो पता करना है वो फोर्स एक्सर्टेड बाय द चेन ऑन द ग्राउंड. एक्चुअली अपने को वो फोर्स पता करना है जो ग्राउंड पे लगेगा, बट हम लोग जानते हैं इक्वल एंड अपोजिट होता है. तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये चेन ग्राउंड को लगा रहा है, ग्राउंड चेन को लगाएगा. तो जो हम n निकालेंगे वही अपना आंसर हो जाएगा, बट डायरेक्शन उसकी डाउन साइड कर देंगे. नाउ अब देखो कि ये सिस्टम है, उसके सारे फोर्स आपको पता चल गए. तो दीज टू आर द ओरिजिनल फोर्सेस, और ये फोर्स आपने अलग से लगाया बिकॉज ऑफ दिस मोमेंटम चेंज और बिकॉज ऑफ दिस मास इनकमिंग. अगर ये आपको ये पॉइंट समझ में आता है, देन वी कैन अप्लाई द फोर्स इक्वेशन की जो नेट फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. एक्सेलरेशन कितना होगा इस सिस्टम का? 0 रहा होगा क्योंकि वो रेस पे पड़ा हुआ है. सो वी कैन क्लेम कि जो नेट फोर्स है वो 0 आना चाहिए, नेट फोर्स 0 आना चाहिए. और इसी नेट फोर्स पर हमारा थ्रस्ट फोर्स भी इंक्लूडेड है, और उसकी डायरेक्शन भी हम लोगों ने बना ली है. तो मैग्नीट्यूड के वाइज हम उसको ऐड अप कर सकते हैं. तो फ्रॉम यहाँ से हमको पता चलेगा नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी Ft प्लस mg. तो किसी भी इंस्टेंट पर आप देखोगे कि जो मास चेन का रखा है ग्राउंड पर उसके mg के बराबर फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, बट कुछ एक्स्ट्रा फोर्स भी लगेगा. ये एक्स्ट्रा फोर्स क्यों आ रहा है? क्योंकि मास उस पर इंक्लूड हो रहा है. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द वेरिएबल मास सिस्टम.
और अब अपने को एफ टी कैलकुलेट करना है, एफ टी कितना हो जाएगा, फिर एफ टी की उस टाइम पे वैल्यू निकालनी है जब एक्स की वैल्यू L/2 हो जाएगी। तो वो सारा कुछ कैलकुलेशन हम लोग ईजिली कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं एफ टी कितना आएगा। अगर हमने एफ टी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो एफ टी के मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी मैग्नीट्यूड वाइज, और सभी को हम पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम सबको पॉजिटिव लिखने वाले हैं। और अगर डेफिनेशन लिखनी होती तो हम एक माइनस लगा कर रखते हैं क्योंकि हम लोगों ने देखा था उस साइड लेके आए तो एक माइनस आई थे। सो बेटर है कि आप डायरेक्शन ड्रॉ कर लो, मैग्नीट्यूड अलग से लिख लो पॉजिटिव, फिर उसके बाद एडअप कर सकते हो। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी डाउन साइड है तो उसको हम v लिख लेंगे और dm बाई डी टी को dm बाई डी टी लिख लेते हैं। अपने को समझना v क्या है और dm बाई डी टी क्या है। कहना से कि जो v वेलोसिटी है ये सारे पार्टिकल्स जो है वो फ्री फॉल जैसे बिहेव करते हैं। तो ये जो dx मास है क्या वो dm मास है वो x डिस्टेंस डाउन साइड है। अगर वो x डिस्टेंस डाउन साइड आएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, कैन वी से वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। h कितना रहा होगा x बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। अब इस छोटे से डीएम के लिए एनर्जी कंजर्वेशन ले लो। इसको आप जस्ट ऐसा वॉच करो कि अपने पास एक पार्टिकल है जो एक्स डिस्टेंस डाउन साइड आया है। चेन में क्या होता है ना, जो ये लिंक्स होती है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहती है। हाँ, जब पुल करते हैं एक दूसरे को, और सिंस सभी के सभी ग्रेविटी से चल रहे हैं इसलिए वो √2gh के बराबर उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये वेलोसिटी अपने को पता चल गया, dm बाई डी टी। अच्छा, इसका मास पर यूनिट लेंथ, तो हम यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ भी निकाल सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। आपको याद होगा कि इसको हम लोग लेमडा से लिखा करते थे और लेमडा की वैल्यू टोटल मास बाई टोटल लेंथ होगी, और यहाँ पर कांस्टेंट भी होगी क्योंकि वो यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया है। सो लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है, तो हम लोग लेमडा के टर्म में भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया अपने लिए क्या लेमडा की वैल्यू, और ये v की वैल्यू हो गई। तो dm कितना हो जाएगा, छोटा सा मास dm की वैल्यू आ जाएगी लेमडा इंटू डी एक्स। वी नो दैट रूल कि ये जो dx का मास कितना आएगा वो लेमडा dm इज इक्वल टू लेमडा dx के बराबर हो जाएगा। इसी इक्वेशन को अगर आप dt से डिवाइड कर दो तो dm बाई dt हमको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो dm बाई dt आएगी लेमडा इंटू dx बाई dt। नाउ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये dx बाई dt क्या है, द रेट एट विच दिस एक्स इज चेंजिंग, बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ दिस एलिमेंट। तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो यहाँ से अपने को एक और पॉइंट पता चल गया कि रेट दिस dm बाई dt की वैल्यू लेमडा इंटू v के बराबर होती है। सो अगर अपने को लेमडा पता है, मास पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी उस dm के बारे में पता है, तो dm बाई dt कितना आ जाएगा, लेमडा इंटू v के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर जो dm बाई dt है वो कांस्टेंट नहीं है। अब देखोगे जो वेलोसिटी है वो बदलती रहेगी, x पे डिपेंड कर रही है, बट स्टिल वी गॉट टू नो कि व्हाट dm बाई dt इज। तो ft की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गया, ft इज equal to v into dm by dt, which is lambda into v. So what is the thrust force that is acting? So the magnitude of thrust force is lambda into v square. ये भी एक अपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन गया। तो क्योंकि सिंस हम लोगों का फोकस थ्रस्ट फोर्स पर है, सो थ्रस्ट फोर्स के लिए सिस्टम कैसे डिसाइड करना, थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन कैसे दिखाना, थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लेके आना, ये अपना प्राइम कंसर्न है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है देन थिंग्स आर फाइन। Then after it's a matter of calculation, you can do calculation and we can get our answer. So इसको आगे बढ़ाते हैं और फाइनल आंसर तक पहुँचते हैं। So अपने पास ये इक्वेशन थी n वाली, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ft इज लेमडा इंटू वी स्क्वायर प्लस एम जी। ना v की वैल्यू अपने को पता है ये, तो v की वैल्यू रख देंगे। सो किसी भी इंस्टेंट पे नॉर्मल रिएक्शन आएगी, ये आएगा लेमडा इंटू वी स्क्वायर विच इज 2gx प्लस एम जी। अच्छा, ये m कितना हो जाएगा, m x लेंथ का मास है, तो क्या उसको हम लिख सकते हैं लेमडा इंटू एक्स, ये इसका मास हो गया इंटू जी। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फॉर एनी x लेंथ इट हैज फॉलन डाउन। और आप चाहो तो x की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं तो अपने को पूरा आंसर आ जाएगा। तो n की वैल्यू पहले इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ रहा है 2 लेमडा जी प्लस लेमडा जी, दैट मीन्स 3 लेमडा g इंटू एक्स। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। अगर इसको मास के टर्म में लिखना है तो फिर हम लेमडा को वापस कर देते हैं। लेमडा की वैल्यू कितनी होती है, m बाई एल। सिंस लेमडा की वैल्यू इतनी है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स m बाई एल इंटू सॉरी यस m बाई एल, इसको लेमडा को लिख देंगे इंटू जी। और किस x के लिए चाहिए था, अपने को जो x चाहिए था वो l/2 चाहिए था, तो उसको हम l/2 रख देंगे। सो यहाँ से अपने को आंसर आएगा 2 सर्वाइव करेगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, 3/2 mg।
तो आप पाओगे कि जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर आ रहा है वो 3/2 mg आ रहा है जब हाफ ऑफ द पोर्शन इस पे लैंड करेगा। अगर ये वेलोसिटी नहीं रही होती तो हाफ रखने पे कितना आता mg/2, लेकिन वेलोसिटी की वजह से भी m कुछ पोर्शन आया, इसलिए ये 3mg/2 के बराबर अपना आंसर आता है। फाइन। सो इस एग्जाम्पल को आप केयरफुली देखिए और कैसे मैंने सॉल्व किया है, कैसे एफ टी लगाया है, मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया है, और फिर बिजनेस एज यूजुअल नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए लगाया और अपना एक आंसर आया। इससे आपको पता चलेगा कि वेरिएबल मास क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमने चेन का एग्जांपल लिया, वेरिएबल मास सिस्टम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है जिसको बोलते हैं रॉकेट प्रोपल्शन। सो लेट्स लर्न अबाउट दिस रॉकेट प्रोपल्शन। एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, जैसा कि मैंने अभी बोला। सो इसकी स्टोरी क्या है बता देते हैं। लेट्स से ये ग्राउंड है, यहाँ पर देखिए, और ये t=0 पर ये टेक ऑफ करता है। t=0 पर इसके पास जो मास था वो m0 मास था, जिसमें फ्यूल प्लस जितने भी कंस्टिट्यूएंट है रॉकेट के सब मिला करके। और आपने देखा होगा जब रॉकेट लॉन्च करता है तो बहुत सारी बर्न गैसेस निकलती है, बहुत सारी बर्न गैसेस निकलती हैं। तो उसको पहले एक बार समझ लेते हैं कि बर्न गैसेस क्यों निकालते हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये रॉकेट अपना रेस पे था, उसकी वेलोसिटी 0 थी और बर्न गैसेस इस तरह से निकल रही हैं। तो ये जो बर्न गैसेस अगर बैक साइड जाती है तो इसकी जो ये रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप वॉच करोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको डाउन साइड मिलेगी। और हम लोगों ने भी बात किया कि किसी भी सिस्टम से अगर मास जाता है तो एक रिलेटिव वेलोसिटी को देखते हैं, और अगर मास उसका कम हो रहा होता है तो उस केस में जो फोर्स लगता है वो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, थ्रस्ट फोर्स। सो ये थ्रस्ट फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए। और आप जानते हो कि इसका एक इनहेरेंट फोर्स mg तो नीचे लग ही रहा होगा, m0g। हाँ, एक नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर लगता है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन को ऊपर नहीं ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये ग्राउंड को लीव करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन इमिडिएटली जीरो हो जाएगा। सो आप जानते हो कि नॉर्मल रिएक्शन एक रिएक्शनरी फोर्स है, इट इज़ नॉट एन एक्शन। सो रिएक्शनरी फोर्स होने की वजह से आप पाओगे कि ये इसको एक्सेलरेशन नहीं दे सकता और अपने को ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन चाहिए था। तो इसलिए हम गैसेस को बर्न करते हैं और गैसेस को बैक साइड रिलीज करते हैं, सो दैट रिलेटिव वेलोसिटी डाउन साइड रहे और हम अपने को एक अप थ्रस्ट ऊपर मिले। इसकी वजह से ऊपर चलता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। आगे बढ़ते हैं कि किसी भी t= लेटर ऑन टी टाइम हो गया, उस टी टाइम पर हम देखना चाहते हैं कि ये किस वेलोसिटी से और किस एक्सेलरेशन से चल रहा है। और आप जानते हो कि रॉकेट धीरे धीरे वेलोसिटी गेन करता है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन बढ़ता है, एक्सेलरेशन रहता है और वो बढ़ता भी है, डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह से उसको हैंडल करते हैं। पॉइंट इसकी वेलोसिटी ज़रूर बढ़ती है। टी टाइम पर लेट से इसके पास जो मास है वो m है और जो बर्न गैसेस का मास है वो dm है। तो इसका मास बेसिकली m-dm भी बोल सकते हो, क्योंकि मास थोड़े समय के बाद ये मास कम हो रहा है। बट एनीवे हम इसको पकड़ते हैं क्योंकि m काफ़ी बड़ा मास है, dm बहुत छोटा मास रहेगा, तो इसको लिए हम उसको m पकड़ेंगे, इसको dm पकड़ लेते हैं। अच्छा, अभी भी इसके रिस्पेक्ट में, रॉकेट के रिस्पेक्ट पे आप वॉच करोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी डाउन साइड ही आएगी, क्योंकि ये वेलोसिटी भी उसको रिवर्स करके मिलेगी और बर्न गैसेस की जो वेलोसिटी है वो अलग होगी। तो ये वेलोसिटी है बर्न गैसेस की, VB लिख देते हैं, बर्न गैसेस। और ये वेलोसिटी है रॉकेट की जिसको हमको कैलकुलेट करना है, और रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी क्योंकि ये वेलोसिटी उसको रिवर्स करके मिलेगी। पॉइंट इज कि अपने को अभी भी थ्रस्ट ऊपर की तरफ मिलेगा, और अगर आप BD बनाओगे तो एक mg का फोर्स नीचे लगाना होगा, नॉर्मल रिएक्शन इज नो मोर। तो इसके लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, ऊपर का लगने वाला फोर्स है Ft और नीचे का लगने वाला फोर्स है mg, और इस नेट फोर्स की वजह से अपने को एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो किसी भी टी टाइम पर हम नेट फोर्स लगा सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी Ft माइनस mg, एंड this must be equal to mass into acceleration. This is how we can solve this problem, and we can find what the V is, what the A is at any instant of time, and everything else. Okay, and इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को कुछ एजम्पशंस भी लेने पड़ते हैं और काफ़ी हद तक रियल लाइफ में वैलिड भी होते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि dm/dt क्या है, तो dm/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मासेस है, मास है, और इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास ऑफ द रॉकेट है, और इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ बर्न्ड गैसेस है, जो गैसेस बर्न कर रहे होंगे उनका रेट है। तो रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग भी कई बार इसको बोल देते हैं, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास और फ्यूल बर्निंग।
और यू कैन से कि मास डिक्रीज करता है, उसके बारे में डीएम बाई डी टी बोलते हैं। और पॉइंट ये है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग डील करेंगे तो हम डीएम बाई डी टी को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। दैट मीन्स डीएम बाई डी टी इज नॉट चेंजिंग, दैट मीन्स कांस्टेंट रेट से फ्यूल बर्न कर रहा है। क्वेश्चन जब आपको बोलेगा तो डीएम बाई डी टी की कांस्टेंट वैल्यू देगा, फंक्शन ऑफ टाइम नहीं। तो ये हम लोग एक एज्यूम करके चल रहे हैं, और इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो डीएम बाई डी टी आपको कांस्टेंट रेट ऑफ बर्निंग देगा। सो दैट्स अ कांस्टेंट। मोर ओवर जो वी आर लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, ये भी कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट जो फ्यूल बर्न आता है, उसकी जो गैसेस होती हैं वो हम कांस्टेंट वेलोसिटी से रिलीज करते हैं। दिस वी बी इज नॉट कांस्टेंट, नाइदर वी इज अ कांस्टेंट, बट relative velocity is a constant. That's what we are considering. So these two you can think of assumptions, और simplicity के लिए ऐसा हम लोग assume करते हैं, इसके बाद इसको solve करते हैं। Now let's simplify this, और इस equation को हम लोग use करते हैं। तो ft के बारे में हम लोग जानते हैं, ft को क्या लिखते हैं, माइनस v relative dm by dt. So minus v relative dm by dt is the thrust force which is acting in the upward direction, minus mg at that instant. For this we are using everything, and this must be equal to mass of the rocket into a for acceleration. Now यहाँ पर m वेरिएबल है but dm by dt कांस्टेंट है, that's a point. इसको अगर हम रीराइट करना चाहें तो इस तरह से, अगर अपने को एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको हम लोग मास से डिवाइड कर सकते हैं। तो मास से डिवाइड कर लेते हैं, और बेटर वुड बी कि इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, एम ए की जगह डी वी बाई डी टी अभी डिवाइड नहीं कर रहे, इज इक्वल टू दिस इज गोइंग टू बी माइनस वी आर डी एम बाई डी टी माइनस एम जी। सो दैट बिकम्स द रिलेशन। अगर आपने इसको m से डिवाइड कर दिया तो m से डिवाइड करने के बाद ये डी वी बाई डी टी बन जाएगा, और इसको आप a भी कह सकते हो, a विच इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहती है, उसको हम लोग याद रख सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी माइनस वी आर डिवाइड बाई एम, एम इज द इंस्टेंटेनियस मास, डी एम बाई डी टी माइनस जी। सो कभी आपसे एक्सेलरेशन पूछता है कि रॉकेट का एक्सेलरेशन निकालिए किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि अपने को जी पता रहेगा, डाउनवर्ड होता है, dm by dt the rate at which the gases are burned और फ्यूल इज बीइंग बर्न वो पता होगा, मास पता होगा, वी आर पता होगा, रख देंगे तो अपने को आंसर आ जाएगा, राइट। सो एक तो ये रिलेशन होगा। इसमें जो dm by dt है वो नेगेटिव रहेगा माइंडेड, क्योंकि वो फ्यूल बर्न हो रहे होते हैं। सो ये एक्सेलरेशन हो गया। अब इससे आप चाहो तो वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए अपने को dt से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो dv की जो वैल्यू आ जाएगी, इट इज़ गोइंग टू बी माइनस वी आर डी एम बाई डी टी, और उससे dt कैंसिल हो गया तो ये m आ जाएगा माइनस जी डी टी। एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप चाहो तो इंटीग्रेट कर सकते हो। मैंने वो वेक्टर सिंबल हटा दिया क्योंकि अब ऊपर की तरफ ही है v, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये dv हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन वी आर इज अ कांस्टेंट, रिलेटिव वेलोसिटी अभी आपने बात की, रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ये dm बाई एम हो जाएगा, g कांस्टेंट होता है, ये dt हो जाएगा। लिमिट्स लगाने का, इनिशियल वेलोसिटी एज्यूम कर लेते हैं u है, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल मास m नॉट है, फाइनल मास कोई m हो जा रहा है, इनिशियल टाइम 0 था, फाइनल टाइम t है। तो इस तरह से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि हर एलिमेंट का इंटीग्रेशन अलग अलग जा रहा है, उनके पैरामीटर और वेरिएबल्स भी अलग अलग है। एनीवे इसके बाद यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है, जनरली इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है, तो अगर आपने u को 0 पकड़ा है तो आप 0 भी लिख सकते हो। तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू v माइनस यू इज इक्वल टू माइनस वी आर, ये बनेगा ln, आप जानते हो कि इसका इंटीग्रेशन ln होता है, ln m, और ये m नॉट से m तक उसका लिमिट रखेंगे, ये माइनस जी टी बन जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ, dx बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln x होता है। एंड देन आफ्टर वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ द रॉकेट इज v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस वी आर ln, ये m माइनस ln m नॉट आएगा, तो आप जानते हो कि m अपॉन m नॉट लिखा जा सकता है डायरेक्टली, माइनस जी टी।
अच्छा, आप देखोगे कि जैसे मास डिक्रीज कर रहा है तो मास डिक्रीज करेगा तो m की वैल्यू छोटी होगी, m नॉट की वैल्यू बड़ी होगी। तो ये जो माइनस है इसको हम अंदर एब्जॉर्ब करा सकते हैं। तो जो वेलोसिटी का फाइनल एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखना है वो है u माइनस की वजह प्लस हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ln m नॉट बाई m minus gt. So that becomes the expression for the velocity of rocket at any instant of time. अगर आप ध्यान से देखो तो ये v माइनस जी टी जो लिखा हुआ है वो ग्रेविटी की वजह से, और दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ फ्यूल बर्निंग। तो फ्यूल बर्निंग की वजह से ये वेलोसिटी आती है। m नॉट बड़ा होता है, m छोटा होता है, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए पॉजिटिव होता है, इसलिए ये प्लस वाई डायरेक्शन में होता है। तो जो हम लोगों ने वेलोसिटी एज्यूम की थी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने को मिल जाता है किसी भी टाइम पर। सो वी कैन फाइंड कि रॉकेट किसी भी टाइम पर किस वेलोसिटी से जा रहा है। जनरली क्या बोलेगा आपसे कि यू की वैल्यू 0 है, यानी इनिशियल वेलोसिटी से टेक ऑफ करता है। ग्रेविटी को इग्नोर करने को बोलेगा, इग्नोर ग्रेविटी। तो अगर ये सारी पॉइंट बोल दिया तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ln m नॉट बाई m। ये अपने को पता चल जाएगा। सो दिस इज द वेलोसिटी दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ फ्यूल बर्निंग। वैसे भी क्या होता है ना, जो रॉकेट पर वेलोसिटी फ्यूल बर्निंग की वजह से आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो उसकी वजह से ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस निग्लिजिबल होता है। मोरोवर जब हम ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी और भी कम होती रहती है, क्योंकि रॉकेट को 1-2 किलोमीटर के लिए तो जाता नहीं है। कई बार रॉकेट बहुत हाइट्स के लिए जाता है, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर के लिए जाता है। तो आप पढ़ोगे ग्रेविटी में कि जी की वैल्यू भी बदलती रहती है, और जैसे आप अपसाइड जाते हो तो ग्रेविटी कम होती है। इसका मतलब इसका जो इन्फ्लुएंस है ग्रेविटी का ओवर द टाइम कम होता रहता है। इसलिए उसको अगर हम इग्नोर करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, दैट कुड हैव बीन इग्नोर्ड। सो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो आप बोलोगे कि ये एक्सप्रेशन हो गया वेलोसिटी का, जो रॉकेट की वेलोसिटी होगी। अगेन आपको क्या याद रखना है, वी आर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। तो वो आपको देगा, वी आर कॉन्स्टेंट देगा। वो बोलेगा कि बर्न्ड गैसेज आर बीइंग रिलीज विद दिस वेलोसिटी। और एम नॉट आपको ओरिजिनल मास देगा पूरे कंटेंट का, एम इंस्टेंटेनियस मास होगा। अच्छा, सिंस ये टी टाइम की वेलोसिटी है, दिस इज अ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू टाइम टी, राइट। तो कितना मास बचेगा, तो कैन वी से कि ओरिजिनल मास इसके पास एम नॉट था, उसमें से मास कम हो गया होगा। कितना कम हो गया होगा, डेल्टा एम मास कम हो गया होगा। फिर क्या हम डेल्टा एम कैलकुलेट कर सकते हैं, मास बर्निंग रेट कांस्टेंट है, तो मास बर्निंग रेट है डी एम बाई डी टी, डी एम बाई डी टी। ये बर्निंग रेट है और कितने टाइम तक बर्न कर रहा है, टी टाइम तक। सो ये हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि डी एम बाई डी टी भी अपने को गिवन होता है। सो डी एम बाई डी टी इज रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग, और लेट से उसकी वैल्यू आर है। तो ऐसा एज्यूम करते हैं कि लेट डी एम बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट रेट ऑफ बर्निंग है, तो रेट की वजह से इसको हम आर पकड़ लेते हैं। तो डेल्टा एम की वैल्यू अपने को क्या मिल जाएगी, आर इंटू टी। अब आपको आर देगा दैट इज फ्यूल बर्निंग रेट, और टी देगा टाइम, तो वहां से हम डेल्टा एम निकालेंगे। तो क्या अपने को एम की वैल्यू पता चल जाएगी। एम का मतलब इंस्टेंटेनियस मास, इंस्टेंटेनियस मास आएगा एम नॉट माइनस आर टी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपसे पूछ सकता है कि मास किस तरह से वैरी कर रहा है। तो आप बोलोगे कि इंस्टेंटेनियस मास इज गोइंग टू बी द ओरिजिनल मास माइनस द रेट एट विच द फ्यूल इज बर्निंग इनटू द टाइम अप टू विच फ्यूल बर्न्स। तो इस एक्सप्रेशन को चाहो तो आप इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो, v इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ln m नॉट डिवाइडेड बाई m नॉट माइनस आर टी। अब आपको दिखेगा कि ये फंक्शन ऑफ टाइम है, हालांकि यहाँ पर भी फंक्शन ऑफ टाइम है बट दिख नहीं रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने इस फॉर्म में भी लिख लिया। नाउ यू कैन रिमेंबर दिस इज द केस व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड g इज इग्नोर्ड। अगर वो नहीं 0 है तो फिर आपको ये फॉलो करना है। और ये जो वेलोसिटी आ रही है अब थ्रस्ट की वजह से, वो आ रही है v रिलेटिव ln इनिशियल मास डिवाइड बाय इनिशियल मास माइनस आर टी। नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन थिंक ऑफ कि जैसे ही टाइम पास करेगा तो ये नंबर ज़्यादा आएगा, ये नंबर ज़्यादा आएगा तो डिनोमिनेटर कम होगा, तो ओवरऑल नंबर बढ़ेगा, तो फिर लॉग की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब जितना ज़्यादा फ्यूल बर्न होता है, जितना टाइम पास होता है, तो वेलोसिटी उतना ही बढ़ती चली जाती है। सो इट गेन्स हायर एंड हायर वेलोसिटी ओवर द टाइम, और काफ़ी हाइट तक ये जाता है। रॉकेट पर्पज़ ये रॉकेट का काफ़ी हाइट तक है। तो यहाँ पर जो रॉकेट प्रोपल्शन की बेसिक स्टोरी है वो बताई गई है, और इसमें अब थ्रस्ट फोर्स का स्पेशल यूज चल रहा है, वो आपको समझना है। और जब रियल लाइफ में आप रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इसरो वगैरह की टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जानेंगे, तो आप पाएंगे वो मल्टी स्टेज होता है। कई बार मल्टी स्टेज होता है, कई बार हम सॉलिड फ्यूल लेते हैं, लिक्विड फ्यूल लेते हैं, इवन क्रायोजेनिक फ्यूल भी लेते हैं। तो वो उस पर एडिशंस हैं,
बेसिक आपको ये पता होना चाहिए। तो ये अपने सिलेबस पर है, इसलिए आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, हाउ टू गेट द एक्सेलरेशन एंड हाउ टू गेट द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैनी टाइम आपसे ये पूछ सकता है कि हाउ द मास इज चेंजिंग, तो हम मास रेट बता सकते हैं, मास की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस रॉकेट एंड रिलेटेड स्टफ फ्रॉम द variable mass system. Okay, so with this this chapter is completed, and related to this variable mass system you need to do substantial practice. और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रोटेशन। ओके, थैंक यू एवरीवन।